हाँ भैया, ऑफिस में। हाँ हाँ, आ गए। मैं चंदन सिंह, समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास, पुनर्वास एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र सीआरसी लखनऊ की तरफ से आप सभी का आज के कार्यक्रम में सादर अभिनंदन करता हूं। आज का कार्यक्रम दिव्यांगता के प्रकार, निःशक्त जन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी अकॉर्डिंग टू राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के विषय पर आधारित है। आज के कार्यक्रम में स्वागत करता हूं परम आदरणीय श्रीमती स्मिता जयवंत, निदेशिका, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, नई दिल्ली का। मैं बहुत बहुत स्वागत, वंदन व अभिनंदन करता हूं। जिनके आशीर्वचन से हम इस कार्यक्रम के स्वरूप को निर्धारण कर पा रहे हैं। और मैं स्वागत करता हूं सीआरसी लखनऊ के ऊर्जावान, यशस्वी एवं नई संकल्पनाओं से युक्त आदरणीय। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आदरणीय श्री रमेश पांडे सर जी का, जिनके कुशल निर्देशन में सीआरसी लखनऊ नवीन लक्ष्यों को लगातार प्राप्त कर रहा है। मैं स्वागत करता हूं आज के मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर धनंजय देशमुख सर जी का। थैंक यू सर सर। जी, आप लोग अपना माइक कृपया म्यूट करके रखें, कोई बीच में अनम्यूट ना करें। स्वागत की अगली कड़ी में आज के मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर धनंजय देशमुख सर जी का स्वागत, अभिनंदन व अभिनंदन करता हूं। थैंक यू सो मच सर। और मैं स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में अपना महत्वपूर्ण उपस्थिति दे रहे समस्त सहभागियों का। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी और मैं स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में अपना महत्वपूर्ण उपस्थिति दे रहे समस्त सहभागियों का, जिनके द्वारा इस कार्यक्रम को पूर्ण रूप दिया जा रहा है। मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूं सीआरसी लखनऊ के निदेशक माननीय श्री रमेश पांडे सर जी को कि वे आएं और आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए समस्त सहभागियों के सम्मुख आशीर्वचन दें।
हमारे निदेशक सर काम की व्यस्तता के कारण अभी नहीं जुड़ पा रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान किसी भी समय वो जुड़ सकते हैं। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय डॉक्टर धनंजय देशमुख सर जी का कि वे आए और आज के विषय पर अपना महत्वपूर्ण विचार सभी सहभागियों के समक्ष रखें। सर का अनुभव, सर का टीचिंग में अनुभव 3 साल का रहा है, जो NIMH में पढ़ाए थे। फिर 4 साल का अनुभव इनका रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी में। फिर उसके बाद जो है अपनी सेवाएं 2018 से लगातार अब तक दे रहे हैं। फिर उसके बाद सर का जो अनुभव है 15 नेशनल एंड इंटरनेशनल पेपर पब्लिश करवाए हैं। और उसके बाद 3 चैप्टर एडिटेड बुक भी लिखे हैं सर। फिर 12 नेशनल एंड इंटरनेशनल पब्लिकेशंस भी हैं इनका। तो मैं सर को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और आज के कार्यक्रम में अपने वचन से, अपने शब्दों से हमारे सहभागियों के सामने सम्मुख करें। आदरणीय सर। धन्यवाद सर। Thank you so much. First of all, I would like to thank patron of the program, that is the Smita Jayant Madam, Director, Pandit Deen Dayal Upadhyay National Institute for Physically Handicapped or Physical Disabled, Delhi, and the patron Dr. Ramesh Pandey sir, Director, CRC Nagpur. साथ साथ में ही संतोष कुमार सर जो यहाँ के क्लिनिकल असिस्टेंट है, और साथ साथ में चंदन सिंह जिन्होंने मेरा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। साथ में मैं ITM हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और अविनाश मिश्रा जी का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। तो आज हम मुझे जो टॉपिक मिला है डिस्कशन के लिए, ये कहें हम यहाँ पे हम जो नॉलेज गिव एंड टेकिंग की प्रोसेस करेंगे उसमें, तो उस नॉलेज जो डिस्कशन प्रोसेस रहेगा उसमें हमें टॉपिक डिसेबिलिटी 2016 जो है उसकी जो हमारे पास 21 डिसेबिलिटी कहा जाता है, उस 21 डिसेबिलिटी को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। Sir, is my screen visible? Hello? Chandan, the slide is visible. Okay, so is it visible? So we can move forward. Not coming properly. Yes sir, visible. Okay, Visible. if there is anything about voice or presentation, you can stop me in between and you can ask. For the question answer, you can write down your questions and you can discuss later at the end of the presentation. Okay, so we are going to discuss about 16 disability. So before going to disability, as I'm knowing that there are so many students from the diploma first year, second year, and professionals or teachers or professionals in the field of rehabilitations. So we know that before going to discuss the disability, we should know about the impairment, disability, handicap. This is the classification given by WHO in 1981 or 82. That is the ICIDH, that's International Classification of Impairment, Disability and Handicapness. So इन तीन जो क्लासिफिकेशन था उसके बाद हमारे पास एक नया क्लासिफिकेशन आया है अभी, that is ICF, International Classification of Functioning Disability and Handicapness. लेकिन थोड़ा सा हम इम्पेयरमेंट क्या होता है, डिसेबिलिटी क्या है और हैंडीकैपनेस क्या है, इन चीजों को देखते हैं। बिफोर इम्पेयरमेंट वी हैव द डिसीज, मतलब हमारे पास कोई डिसीज होता है कॉमनली, तो डिसीज जो होता है वो डिसीज के बेसिस पे अगर हम यहाँ चार्ट बना सकते हैं तो फर्स्ट इज द डिसीज, उसके सेकंड स्टेज पे आएगा इम्पेयरमेंट, थर्ड स्टेज पे डिसेबिलिटी आएगी और फोर्थ स्टेज पे हैंडीकैपनेस आएगा। तो फर्स्ट स्टेप जैसे डिसीज कहा, एनीथिंग जो कि हम मान लो एग्जांपल लेते हैं कि वायरल होता है या कुछ भी होता है, तो दैट इज द डिसीज। अब जो वायरल जो होता है जैसे कि बुखार है या सर्दी है ऐसा है,
अब फीवर और सर्दी है, लेकिन उसका सिम्टम्स हमने डिटेक्ट नहीं किया है। अब वो क्या है कि वो पर्टिकुलर, अगर वो पर्टिकुलर बॉडी पेन, बॉडी एक लाता है, तो हमारा वो बॉडी एक मतलब क्या, ऑर्गन बेस्ड हो गया। लेकिन थोड़ा सा और बढ़ते हैं, और जब उस डिसेबिलिटी को या जो डिसीज को डायग्नोज करते हैं कि पर्टिकुलर है, तो हम कहते हैं कि ये, हाँ ये है, जैसे एग्जाम्पल कि डेंगू है, मलेरिया है या कुछ ऐसा, तो ऐसे क्या है, ये डायग्नोस आगे चलता है। लेकिन डिसीज है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और किसी पर्टिकुलर ऑर्गन पे है। एग्जाम्पल देते हैं कि हमारे पास बहुत सारे टाइप के कैंसर्स होते हैं, या बहुत सारे टाइप के अलग अलग डिसीज होते हैं जो कि पर्टिकुलर ऑर्गन में भी हो जाते हैं, या पर्टिकुलर हमारा जो बॉडी पार्ट होता है उस पार्ट में भी होते हैं। सो फर्स्ट इज द इम्पेयरमेंट विद दिस मींस रेफर द abnormality इन द वे ऑर्गन और सिस्टम फंक्शन। मतलब हमारा जो अगर बॉडी स्ट्रक्चर देखा जाए तो सबसे पहले सबसे जो छोटा पार्ट आता है दैट इज द सेल। तो हमारी बॉडी सेल से बनती है। सेल अगर एक मतलब इकट्ठा किए जाए, या उसका द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड द टिश्यूज। मतलब टिश्यूज मतलब नंबर ऑफ सेल्स अगर हम कंबाइन करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड टिश्यूज। आफ्टर टिश्यूज वी हैव द ऑर्गन। मतलब ये टिश्यूज अगर एकत्रित करते हैं या उसको एक साथ करते हैं तो ऑर्गन बन जाता है। और वही ऑर्गन अगर किसी पर्टिकुलर एरिया से, बॉडी पार्ट से या पर्टिकुलर एरिया में चला जाता है, तो और वो एरिया जो है जो हमारे बॉडी में फंक्शनिंग करता है उसको हम सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जांपल देता हूं मैं, हार्ट है हमारा, या ब्रेन है, या ब्रेन में हमारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो ब्रेन के एक छोटा सा पार्ट हम लेते हैं, बेसल गैंग्लिया या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में से और कोई एक पार्ट, तो उसमें से छोटा सा टिश्यू होगा जिसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। न्यूरॉन्स को हम आगे करते हैं, उसके टिश्यूज बन जाते हैं। टिश्यूज के बेसिस पे पूरा हमारा एक सिस्टम बन जाता है, और उस सिस्टम को हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। या फिर हमारे पास हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास बड़ी आंत आती है, छोटी आंत आती है, ऐसे अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उसको मिला के हम क्या कहते हैं। तो कोई भी चीज अगर हमारी फंक्शनिंग ऑर्गन की और उसका थोड़ा सा अगर एबनॉर्मल या एनाटॉमिकल मतलब उसका फिजिकल अगर लॉस होता है, तो उस लॉस को हम क्या कहते हैं, इम्पेयरमेंट कहते हैं। और इम्पेयरमेंट क्या होती है, ऑर्गन बेस्ड होती है, मतलब एक पर्टिकुलर पार्ट बेस्ड होती है। कोई भी छोटा, जैसे कि मेरी उंगली कट जाती है तो मेरा क्या हुआ, इम्पेयरमेंट हो गया। सो डिसेबिलिटी, दिस इज द फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इम्पेयरमेंट। फंक्शनल मतलब कार्यात्मक उसके असर। अब मान लो कि एक पर्टिकुलर आपका बॉडी पार्ट या ऑर्गन अगर लॉस हो चुका है, और उसकी वजह से आप अगर कोई आपका इंडिविजुअल काम नहीं कर पाते हैं, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज द डिसेबिलिटी। सो फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एन इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट के जो फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेस तो उसके परिणाम होते हैं, उस परिणाम को हम डिसेबिलिटी कहते हैं। और इट इज इंडिविजुअल बेस, मतलब एक वैयक्तिक व्यक्तित्व के ऊपर डिपेंड होती है। और तीसरा केस है हमारे पास है, तीसरी जो टर्म्स होती है दैट इज द हैंडीकैपनेस और हैंडीकैप। दैट इज सोशल और एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसेबिलिटी। सोशल एंड एनवायरमेंटल मतलब बिकॉज ऑफ मेरे जैसे मैंने कहा कि मेरी पैर में फ्रैक्चर है, वो ऑर्गन बेस्ड है, उस फ्रैक्चर की वजह से मैं चल नहीं पा रहा हूँ, सो दैट इज द डिसेबिलिटी। अब मैंने फिर क्या कर लिया, व्हील चेयर अडॉप्ट कर ली, तो मैं क्या है कि मूव कर पा रहा हूँ। मेन हमारा क्या है डिसेबिलिटी किसमें, मूविंग, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में मुझे दिक्कत हो रही है, तो उस समय पे मैं व्हील चेयर का यूज करता हूँ। लेकिन कई जगह पे व्हील चेयर जाने के लिए रैंप नहीं बनाए, तो दैट इज अ सोशल और एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसेबिलिटी। तो वहां पे जी तो वॉल्यूम बहुत स्लो है। सॉरी, हेलो, तो वॉल्यूम बहुत स्लो है। हेलो, गुड आप आफ्टरनून अपना सर। भी गुड आफ्टरनून। सॉरी सर, सबको आवाज आ रही है मेरी क्लियर सबको? सॉरी सर, सर आप रिपीट कर लोग क्लियर दीजिए। नहीं है। आप लोग अपना माइक जो है म्यूट करके रखिए। आवाज क्लियर है ना? जी जी जी, मेरी तरफ से क्लियर है, बहुत आप स्लो लोगों है। को क्लियर है? जी सर, क्लियर आवाज आ रही है। ओके ओके ओके, माइक म्यूट कर लीजिए। अगर किसी एक इंडिविजुअल को प्रॉब्लम है तो वो अपने सिस्टम की आवाज या फिर अपना नेटवर्क जो इशू होगा उसको देख लीजिए। अगर सबको प्रॉब्लम होती है सो यू कैन इन्फॉर्म मी, ठीक है? मेरी तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर, कंटिन्यू सर। सो थर्ड वन इज द हैंडीकैप।
हैंडीकैपनेस। तो हैंडीकैपनेस क्या है? अब जैसे हमने कहा कि मेरे पैर में फ्रैक्चर है, तो पैर का फ्रैक्चर हो गया, दैट इज इम्पेयरमेंट। अब वो पैर के फ्रैक्चर की वजह से अगर मैं कोई इंडिविजुअल जो टास्क होता है या इंडिविजुअल जो काम होता है अगर वो नहीं कर पाता हूं, सो दैट विल बी द डिसेबिलिटी। हाँ चलो, लेकिन वो पर्टिकुलर मैं डिसेबल हो गया, लेकिन मैं सोसाइटी में जाता हूँ या सोशल एनवायरनमेंट में जाता हूँ और उस पर्टिकुलर डिसेबिलिटी की वजह से मैं सोसाइटी बेस्ड जो टास्क होते हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो नहीं कर पाता हूँ, तो उस टाइम पे वो हैंडीकैपनेस है। तो हर कोई एक डिसेबिलिटी जो होती है, इम्पेयरमेंट होती है, वो जरूरी नहीं है कि डिसेबिलिटी भी हो, हैंडीकैपनेस भी हो। कई बार क्या होता है कि हमारे पैर में लगा होता है, लेकिन हम पैर का जो मोच है या पैर का जो फ्रैक्चर है, पैर की जो इंजुरी है, वो इतनी हार्मफुल नहीं होती है कि वो सिर्फ इम्पेयरमेंट ही होती है। उसका आगे जो उसका फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेस जो कहते हैं वो डिसेबिलिटी में कन्वर्ट नहीं होता है या फिर वो हैंडीकैपनेस नहीं बनता है। हमारे पैर में फ्रैक्चर होता है, हम उसके ऊपर बैंडेज लगाते हैं और हम आराम से चल पा रहे हैं। तो वहां पे क्या है कि वो पर्टिकुलर डिसीज हमारा सिर्फ इम्पेयरमेंट तक ही सीमित रह गया, उसके आगे जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस पड़ने थे, इंडिविजुअल लिमिटेशंस, सोशल लिमिटेशंस, वो नहीं आए उसके। तो दैट इज कॉल्ड द इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकैपनेस। इस तीनों का ये कंसर्न आता है। उसके बाद हम देखते हैं आरपीडब्ल्यूडी है हमारे पास, और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास नियर अबाउट 21 डिसेबिलिटीज कहा जाता है। तो उसको आज हम देखेंगे। इन डिसेबिलिटीज को हम अगर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हमने इसको कहीं ना कहीं 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे फिजिकल डिसेबिलिटी इज द फर्स्ट कैटेगरी, अगर सेकंड कैटेगरी देखते हैं दैट इज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, थर्ड कैटेगरी दैट इज मेंटल बिहेवियर्स, फोर्थ कैटेगरी इज डिसेबिलिटी कॉज और ड्यू टू द, उसमें 2 कैटेगरी फिर से आती है, एक है क्रोनिकल न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस और दूसरा ब्लड डिसऑर्डर्स। फिफ्थ कैटेगरी हमारे पास आती है मल्टीपल डिसेबिलिटीज, और सिक्स्थ कैटेगरी आती है एनी अदर डिसेबिलिटी एज डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये इतनी सारी कैटेगरी। तो हम देखते हैं एक एक कैटेगरी क्या है। यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं, हमारे पास 21 जो डिसेबिलिटीज के नाम है। तो फर्स्ट जो हमारे पास कैटेगरी है, फर्स्ट जो कैटेगरी फिजिकल डिसेबिलिटी के अंदर फर्स्ट ए जो कैटेगरी दैट इज लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जैसे इसके नाम में ही है। और आज हमारा जो प्रोग्राम है वो फिजिकल डिसेबिलिटी के अंदर, फिजिकल डिसेबिलिटी का जो नेशनल इंस्टीट्यूट है उसकी सीआरसी और जो इंस्टीट्यूट है हायर एजुकेशन, उनके दोनों के समन्वय में हो रहा है। सो लोकोमोटर डिसेबिलिटी मींस बेसिकली किसके ऊपर फोकस किया जाता है? दैट इज द पर्सन्स इनएबिलिटी टू एग्जीक्यूट distinctive activities associated with the movement of the self and the object resulting from affliction of musculoskeletal or nervous system of both। जनरली लोकोमोटर डिसेबिलिटी को हम कहते हैं कि पर्सन की जो एबिलिटी होती है मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस और ऑब्जेक्ट, तो इन दोनों में जो मूविंग या एक जगह से दूसरी जगह पे जो जाना या मूव करना होता है उसमें, तो वो किसकी वजह से? एक तो मस्कुलर स्केलेटल मतलब मसल प्लस हमारा स्केलेटल, यहाँ पे 2 वर्ड्स है। हमारी मसल जो होती है वो अलग है, हमारा स्केलेटल मतलब जहाँ पे हम बोन से रिलेटेड बात करते हैं वो आता है। तो यहाँ पे 2 सिस्टम आती है, मस्कुलर स्केलेटल एक चीज, दूसरा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, अब हमारे पास लोकोमोटर डिसेबिलिटी में ऐसे बहुत सारी डिसेबिलिटीज आती हैं जो कि हमें लगती है फिजिकल फॉर्म में है, लेकिन उनका कहीं ना कहीं हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेशन होता है, और नर्वस सिस्टम की डैमेज की वजह से हम मूवमेंट नहीं कर पाते। तो नर्वस सिस्टम में अगर पर्टिकुलर पार्ट, जैसे हमारे नर्वस सिस्टम में नियर अबाउट 49 मतलब 49 एरियाज हैं, तो हर एक एरिया का अपना अपना काम है। जैसे हम मूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो मूवमेंट की बात के लिए हमारे पास एरिया नंबर 4 आता है जो कि प्राइमरी मोटर एरिया कहा जाता है, जो कि हमारी हलन चलन कौशल जो मतलब मूवमेंट वाली जो प्रोसेस होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर वो ठीक से काम नहीं करता या वहां पे अगर डैमेज हो जाता है तो हमारी वो बॉडी पोर्शन या वो बॉडी पार्ट उतना मूवमेंट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम अगर हमारे मसल्स में खराबी है या मसल्स में प्रॉब्लम है तो भी हम मूवमेंट नहीं कर पाते। स्केलेटल मतलब हमारा जो बोन स्ट्रक्चर का है जो उसमें प्रॉब्लम है तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। और तीसरा हो सकता है कि नर्वस सिस्टम, और दोनों में कई बार बोथ मतलब दोनों में प्रॉब्लम हो तो भी हो सकता है, तो उसको हम लोकोमोटर डिसेबिलिटी कहते हैं।
So second one is the leprosy cured persons. तो इसको हम क्षय रोग मुक्त व्यक्ति भी कहते हैं, जिसको क्षय रोग हो चुका होता है और उसके बाद वो जो व्यक्ति है उसको हम leprosy cured person कहते हैं, और वो भी हम एक डिसेबिलिटी की कैटेगरी में डालते हैं। तो इसमें 3 कंडीशन दी है उन्होंने leprosy cured person के लिए, जिसको हम leprosy cured person कह सकते हैं। The first one is the loss of sensation in hands or the feet, as well as loss of sensation in paresis in eye and eyelid, but with no manifest deformity. अब यहाँ पे क्या है कि सबसे important that is the sensation, मतलब जो हमारा sensory touch होता है, हमारे पास hyposense और hypersensory, ये हम जाके आगे जाके जो CP पढ़ने वाले हैं उसमें भी हम देखने वाले। तो एक तो hypersensitive होता है या hyposensitive होता है, जिसमें हम देखते हैं कि जिनका सेंसेशन टच से सेंस होता है या दूसरे जो सेंस होते हैं उनका लॉस होता है, जो हमारे हाथ में और पैर में। तो एक चीज, दूसरा पेरेसिस, मतलब दैट इज द इनवॉलंटरी मूवमेंट्स और द लॉस और द पैरालिसिस टाइप एक होता है, जो कि आई और आईलिड्स, मतलब जो हमारी आईलिड्स होती है उसमें, लेकिन विद नो मैनिफेस्ट द डिफॉर्मिटी। अब ये डिफॉर्मिटी इतनी माइनर होती है कि जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। जो अभी सेंसेशन की बात है वो तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, लेकिन जो हमारे आईलिड्स और आईज होते हैं उनमें जो पेरिसिस होता है या जो डिफॉर्मिटी होती है वो माइनर सी होती है, जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो दैट इज द फर्स्ट। सेकंड, मैनिफेस्ट द डिफॉर्मिटी एंड पेरिसिस बट having the sufficient mobility in their hands and feet to enable them to engage in the normal economic activity. अब यहाँ पे क्या है कि ये जो डिफॉर्मिटीज हैं, these are the manifested, मतलब they are identified, हम देख सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर भी मतलब ये प्रॉब्लम होने के बावजूद भी so they have the sufficient mobility in hands and feet, मतलब वो आराम से मूव कर सकते हैं और घूम सकते हैं हाथ और पैर उनके, और वो खुद को अपनी जो दैनंदिन जीवन होता है उसकी जो एक्टिविटी होती है उसमें जो इंडिपेंडेंट होने के लिए जो इकोनॉमिकल इकोनॉमिक अर्निंग की जो जरूरत होती है उनको पूरा कर सकते हैं, तो उसको हम कह सकते हैं। एंड थर्ड वन इज द एक्सट्रीम फिजिकल डिफॉर्मिटीज एज वेल एज advanced age which prevent him her to from the undertaking any gainful occupation and expression. Leprosy cure shall be construed accordingly. See, the third category is the most severe category of the leprosy cure, जहाँ पे कहा जाता है कि जो सबसे ज्यादा फिजिकल डिफॉर्मिटीज हो, और वहां पे एज मैटर करता है कि जो इसका ओवर एज मतलब अबव 60 हो सकता है, वो जो कि किसी भी पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन में एंगेज नहीं हो सकते, उसको भी हम क्या कह सकते हैं, लेप्रेसी क्योर्ड कह सकते हैं। सो दीज आर द 3 मेन कैटेगरी जो कि हम जिसको हम लेप्रेसी क्योर्ड कह सकते हैं, ऐसे बताएंगे। थर्ड होता है सेरेब्रल पाल्सी। बहुत सारे लोगों ने हमें बहुत सारी जो डिसेबिलिटी की कैटेगरी है हमने पढ़ी है अपने बीएड में, डिप्लोमा में या एमएड में, लेकिन कई कैटेगरी जो है कि नई इंट्रोड्यूस हुई है। तो सेरेब्रल पाल्सी हमने पढ़ा ही हुआ, दैट इज नॉन प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि हमारे पास फिजिकल डिसेबिलिटीज दिखती है, लेकिन कई हमारे पास जो होती है न्यूरोलॉजिकल होती है, कई जो होती है डायरेक्ट बॉडीली होती है या एनाटॉमिकल होती है। तो अब यहाँ पे नॉन प्रोग्रेसिव मतलब हमारे पास जो सेरेब्रल पाल्सी होगा उसकी जो एक पर्टिकुलर कंडीशन होगी उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं होगा। जैसे कई बार होता है कई डिसेबिलिटी में, जैसे हेयरिंग इंपेयर्ड में होता है, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होता है, तो उसमें क्या है कि बाय द टाइम और एज द टाइम हेयरिंग लॉस क्या है बढ़ने की संभावना होती है। तो यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की अगर बात करते हैं तो न्यूरोलॉजिकल इसमें उनका नॉन प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। तो उसमें क्या होता है जनरली, दैट इज द बॉडी मूवमेंट, मसल कोऑर्डिनेशन caused by damage or one or more specific area of the brain। अब यहाँ पे जनरली देखा जाए कि नॉन प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल कंडीशन क्या होती है कि बॉडी मूवमेंट्स और मसल कोऑर्डिनेशन में अफेक्ट करती है, लेकिन किसकी वजह से, उस पर्टिकुलर बॉडी मूवमेंट बॉडी पार्ट की वजह से या फिर एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ द ब्रेन, मतलब यहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ द ब्रेन अगर डैमेज होता है तो उसकी वजह से हम मसल कोऑर्डिनेशन प्लस बॉडी मूवमेंट्स नहीं कर सकते। और ये जो डिसेबिलिटी है बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर द बर्थ आ सकती है कहीं पे। So that is called cerebral palsy. So the next one is the dwarfism.
अब यहाँ पे देखा जाए तो डॉर्फिज्म की जो डेफिनेशन दी गई है, सो दैट इज द, यहाँ पे दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज मेडिकल और जेनेटिक कंडीशन रिजल्टिंग इन एन अडल्ट हाइट ऑफ द 4 फीट 10 इंचेस और 147 सेंटीमीटर्स। अब यहाँ पे देखा जाए तो हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है और उसमें एवरेज हाइट देखी जाए तो बहुत सारे मैं से कोई किसी मतलब पर्टिकुलर एरिया को लेबल नहीं करना चाहता, लेकिन हम थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट जाते हैं, कई बार हम हमारे एरिया में भी देखते हैं कि बहुत सारे लोगों की हाइट क्या होती है, 4 फीट 4.5 फीट और 4.5 फीट से भी कम हो सकती है, लेकिन उसको हम डॉर्फिज्म नहीं कह सकते क्योंकि डॉर्फिज्म इज ए मेडिकल और जेनेटिक कंडीशन। हम उसको देखते आइडेंटिफाई करते हैं क्योंकि उनकी उंगलियां होती है, उनकी गर्दन होती है, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, जो हैंड की लेंथ होती है, वो सारी लेंथ एक जेनेटिक कंडीशन की वजह से क्या होती है, शॉर्टन हो जाती है। तो उस टाइम पे हम उसको डॉर्फिज्म कह सकते हैं, ना कि जिनकी हाइट मान लो कि 4.9 है तो 4.9 है तो ये मतलब नहीं है कि उनकी हाइट क्या है, ये कम है, तो वो डॉर्फिज्म नहीं है। थर्ड हमारे पास, सॉरी फिफ्थ हमारे पास है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मतलब हमने ये कहीं ना कहीं पढ़ा भी है, मींस द ग्रुप ऑफ हेरिडिटरी जेनेटिक मसल डिसीज। जनरली देखा जाए तो हमारे पास और भी जाके आगे बहुत सारी हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स है, डिसीज है हमारे पास, जो कि वी कैन कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम द मदर टू चाइल्ड और फादर टू चाइल्ड आल्सो। सो weakens the muscles that move human body, and person with multiple dystrophy have incorrect or missing information in their genes, which prevent them from making the proteins they need to healthy muscles. It is characterized by the progressive skeletal muscle weakness. सॉरी सर, आप सर प्रेजेंट किए हैं ना, वहां से फिर रिज्यूम क्लिक कर दीजिए, बस प्रेजेंटेशन फिर से यहाँ से शुरू हो जाएगा सर। अभी जो है ना प्रेजेंट नहीं हो पा रहा है सर पीपीटी आपका। ठीक है, नहीं सर, उसी पे क्लिक, रिज्यूम लिखा होगा वहीं पे, तो रिज्यूम पे क्लिक करेंगे सर ना तो प्रेजेंट हो जाएगा। अभी दिख रहा है मेरा स्क्रीन? नो सर। अब नो सर। सर वहां पे रिज्यूम लिखा होगा सर, जहां प्रेजेंटेशन लिखा रहता है ना वहां पे अब रिज्यूम लिखा होगा। the people are saying that the PPT is visible, some are not saying resume presenting. Okay, now it is visible. Now it's visible. Okay. Yes sir, visual. We are at the muscular dystrophy. That yes is sir. one. Yes. So we have seen that the three conditions mainly here, that is the hereditary genetic muscle disease. Means muscular dystrophy is a hereditary disease or disorder which weakens the muscles of the body, which move the body. मतलब जो body movement करने के लिए जो muscle की requirement होती है, उन सारे muscles को क्या करता है, weakens करता है genetic disorder. ये genetic disorder किस type का होता है? That is the incorrect or missing information of their genes. जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास डाउन सिंड्रोम होता है, जिसमें भी क्या होता है कि जो हमारे जीन्स के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो चेंजेस होते हैं, जैसे ट्राइसोमी एक हम देखते हैं, तो उस सेम प्रकार में यहाँ पे क्या है, इनके एक जीन्स जो हमारे 23 के कपल्स होते हैं जीन्स के, तो उसमें से क्या है कि उनकी मिस इन्फॉर्मेशन जो होती है मिसिंग हो सकती है। सो दैट विल बी द कंसिडर एज द इनकरेक्ट और मिसिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ जीन्स। सो इसका क्या इफेक्ट होता है उसकी वजह से? सो वी नीड द प्रोटीन, मतलब हमारे जो मसल्स और स्केलेटल्स होता है उसको हेल्दी रखने के लिए हमारे बॉडी में क्या है कि प्रोटीन बनना चाहिए। तो प्रोटीन जो बनता है वो बनने के लिए क्या होता है, बनना बंद हो जाता है। अब वो प्रोटीन नहीं बनता है, उसकी वजह से हमारी मसल्स जो होती है, तो मसल्स या स्केलेटल जो होता है वीक होता है, और वीकनेस की वजह से
क्या होता है, हमारी जो सेल्स या पर्टिकुलर जो पार्ट होता है हमारा बॉडी का, उसके सेल्स और टिश्यूज क्या होते हैं, धीरे धीरे डेथ हो जाती है उनकी। तो डेथ होती है तो क्या है, तो वो जो पार्ट होता है उसका मूवमेंट या उसका पैरालिसिस या उसके अलग अलग डिसीज होते हैं और वो हम मूवमेंट नहीं कर पाते। सो दैट इज बेसिकली ऑफ द मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। नेक्स्ट वन था एसिड अटैक विक्टिम्स। अब इसमें ज्यादा कोई एक्सप्लेनेशन रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड लिखा है दैट इज डिसफिगर्ड ड्यू टू द वायलेंट असॉल्ट बाय द थ्रोइंग एसिड और सिमिलर कोरेसिव सब्सटेंस। अब यहाँ पे देखते हैं डिसफिगर्ड मींस जो हमारा इम्पेयरमेंट में डेफिनेशन हमने देखा कि हमारा जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो होता है उस स्ट्रक्चर में अगर कोई भी बाहर का और अंदर का बदलाव आता है तो उस बदलाव या उस चेंजेस को हम डिसफिगर्ड कहते हैं। वो चेंजेस जो होते हैं बिकॉज ऑफ एनी एसिड अटैक और द सिमिलर अटैक्स, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो चेंज होता है बॉडी के शेप में, उस शेप को हम कह सकते हैं दैट इज एसिड अटैक विक्टिम्स। Seventh one is the blindness. The blindness means the condition where the person has any of the following condition after the best correction. लेकिन ये तीनों कंडीशन जो है बेस्ट करेक्शन के बाद है। जैसे ब्लाइंडनेस है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट है या बाकी जो डिसेबिलिटी, उसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं आपको कंडीशंस बता देता हूँ। इट इज टोटल एब्सेंस ऑफ द साइट, मतलब जो हमारा साइट होता है या जो विजन होता है टोटली एब्सेंट होता है। दूसरा विजुअल एक्यूरेटी लेस देन 3/60 और लेस देन 10/200, दैट इज अकॉर्डिंग टू स्नेल चार्ट। इन द बेटर आईज विद पॉसिबल करेक्शंस, मतलब जो बेटर आई और पॉसिबल करेक्शंस होता है उस बाद वाला ये कंडीशन है जिसको हम ब्लाइंडनेस कहते हैं। 3/60 और 10/20 आप सब लोग पता है, द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कहाँ से देख सकता है उतना ही फीट डिस्टेंस, जैसे हम उन बंदे को दिखाते तो नहीं दिखता है तो उसको बेसिस पे ये कंसिडर किया जाता है। सो दैट इज द थर्ड वन, द लिमिटेशन ऑफ द फील्ड ऑफ विजन। यहाँ पे दो चीजें होती है हमेशा विजुअल इंपेयरमेंट में, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट वन इज द विजुअल एक्यूटी, दैट इज की मतलब हमारा देखने की क्षमता कितनी है, और दूसरा होता है फील्ड ऑफ विजन, मतलब हम कितने बड़े एरिया में देख सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हमारा दोनों आंखों से हम 180 डिग्री देख सकते हैं, तो 180 डिग्री देखते हैं तो वहां पे जब हमारा अगर हमारा जो डिग्री ऑफ एंगल है या फील्ड ऑफ विजन है लेस देन 10 डिग्री लॉस हो जाता है, तब हम वहां पे उसको ब्लाइंडनेस कह सकते हैं। तो ऐसा दो पार्ट में ब्लाइंडनेस को जनरली देखा जाता है, दैट इज विजुअल एक्यूटी और दूसरा होता है फील्ड ऑफ विजन। और नेक्स्ट हमारे पास 8 नंबर है डिसेबिलिटी, दैट इज द लो विजन। लो विजन यहाँ पे हम थोड़ा सा मतलब जो ब्लाइंडनेस होता है थोड़ा सा आगे, जहाँ पे कि लो विजन की बात की जाती है, मींस अ कंडीशन वेयर द पर्सन हैज any of the following condition, that is namely visual acuity not exceeding 6/80 or less than 20/60 up to 3/60। अब यहाँ पे 3-4 कंडीशन दी है, ये अलग अलग लेवल पे चली जाती है। हमारे पास जितना दूर का हम देख सकते हैं उसके बेसिस पे हम डिग्री ऑफ कैटेगरीज कर सकते हैं, उसके बेसिस पे हम देख सकते हैं। और अप टू 10/20 स्नेल, मतलब द ऑथर और दो साइंटिस्ट जिन्होंने वो स्नेल चार्ट देखा या निकाला या जिनके बेसिस पे हम ये नाम देते हैं, दैट इज द स्नेल चार्ट। तो उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, विजुअल एक्यूटी जो है उसको टेस्ट करते हैं। एंड द सेकंड लिमिटेशन जो हमने वहां देखा था दैट इज द फील्ड ऑफ विजन, लेकिन यहाँ जो फील्ड ऑफ विजन होता है या जो हमारा एंगल ऑफ एरिया होता है उसको क्या है 40 डिग्री, नॉट लेस देन 40 डिग्री और अप टू 10 डिग्री, मतलब वहां पे लेस देन 10 डिग्री था, यहाँ 10 से क्या कर दिया 40 तक कर दिया है, तो उसको हम क्या कहते हैं लो विजन कहते हैं, लो विजन की कैटेगरी। तो नेक्स्ट वन हमारे पास है हियरिंग इम्पेयरमेंट। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पे जो स्पेशल एजुकेटर है वो बहुत सारे हियरिंग इम्पेयरमेंट में बीएड में हो सकते हैं, तो उस बेसिस पे हम यहाँ पे देखते हैं वी हैव द 2 कैटेगरी इन द हियरिंग इम्पेयरमेंट, दैट इज द फर्स्ट वन द डीफ एंड सेकंड वन इज द हार्ड ऑफ हियरिंग। सो डीफ मींस पर्सन हैविंग द 70 डेसिबल हियरिंग लॉस इन द स्पीच फ्रीक्वेंसी इन द बोथ ईयर्स, मतलब दोनों कान में अगर उसका 70 डेसिबल से हियरिंग लॉस है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, डीफ कह सकते हैं। और डीफ इज द सीवियर कैटेगरी ऑफ द हियरिंग इम्पेयरमेंट एंड हार्ड ऑफ हियरिंग इज द माइल्डर कैटेगरी ऑफ द हियरिंग इम्पेयरमेंट।
So hard of hearing is the means the person having the 60 to 70 decibel hearing loss in the speech frequencies in the both ears. मतलब इसका 60 to 70% में है, उसको हम हार्ड ऑफ हेयरिंग कहते हैं। हमारे पास अलग अलग हेयरिंग इम्पेयरमेंट कैटेगरीज होती है, जहाँ पे हम माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड करते हैं। जहाँ पे हम शुरू करते हैं 25 to 40, मतलब जो माइल्ड होता है 40 to 70, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड जो 90 एंड अबव जो कहते हैं उसको हम प्रोफाउंड हेयरिंग इम्पेयरमेंट कहते हैं, जो डेसिबल के बेसिस पे काउंट किया जाता है। ऐसे अलग अलग कैटेगरीज आती है। Now we have this speech and language disability. Speech and language disability means the permanent disability arising out of the conditions such as laryngectomy and aphasia, affecting one or more components of the speech and language due to the organic, the neurological causes. अब यहाँ पे दो वर्ड्स ऐसे यूज किए गए, जैसे फर्स्ट वन इज द laryngectomy, that is something that is surgical रिमूवल ऑफ द लैरिंक्स, मतलब हमारे जो वोकल कॉर्ड में जो वोकल बॉक्स या वॉइस बॉक्स होता है, उस वॉइस बॉक्स को जो सर्जिकल करेक्शंस करते हैं तो उस टाइम पे उसको निकाल दिया जाता है, जो हमें हेल्प करता है साउंड प्रोडक्शन के लिए, तो उसको ये हम कनेक्ट करते हैं। और जो लैरिंक्स होता है वो हमें क्या हेल्प करता है, जो कनेक्ट करता है हमारी नोज और माउथ को टू द लंग्स, तो लंग्स को वो कनेक्ट करता है। एंड द सेकंड इज द अफेजिया। सो अफेजिया जिसमें हम देखते हैं कि स्पीच और लैंग्वेज डिसेबिलिटी में इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड और प्रोड्यूस द स्पीच एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रेन इंजुरीज, मतलब यहाँ पे ब्रेन इंजुरीज होती है, तो उसकी वजह से भी अगर हम बोल नहीं पाते, जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे ब्रेन में अलग अलग फंक्शनिंग के लिए अलग अलग एरियाज होते हैं, तो हमारे पास ब्रोकास स्पीच एरिया करके होता है जो 21 नंबर का होता है ब्रेन में। अगर उसमें भी डैमेज होता है तो हम अपना स्पीच प्रोडक्शन मैकेनिज्म जो होता है या स्पीच प्रोड्यूस करना बंद हो जाता है। सपोज कि हमारा जो वोकल कॉर्ड है, या जो वोकल कॉर्ड का पूरा जो सिस्टम है या उसको एनाटॉमी है, उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है या उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी हम क्या है कि स्पीच प्रोड्यूस नहीं कर सकते या लैंग्वेज प्रोड्यूस नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द ब्रेन डैमेजेस। अगर ब्रेन में कोई डैमेज हुआ है और उसका कनेक्शन हमारे स्पीच प्रोडक्शन मैकेनिज्म से आता है, तो वहां पे भी हम स्पीच प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो ऐसे अलग अलग हो सकता है। 11th वन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जैसे इसको पहले एमआरबी कहा जाता था, फिर हम उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी करें। सो इट इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस बोथ इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, दैट इज रीजनिंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इन एडेप्टिव बिहेवियर व्हिच कवर्स रेंज ऑफ एवरीडे सोशल एंड प्रैक्टिकल स्किल्स। तो इसमें कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर भी सो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी देखा जाए तो हमारे पास अलग अलग टूल्स आते हैं जहाँ पे हम इंटेलिजेंस काउंट करते हैं। सो इंटेलिजेंस काउंट करते हैं तो हमारे यहाँ पे कई बार हम कह सकते हैं कि 90, कई बार हम 85 कहते हैं। सो 85 to 115 कहते हैं या 90 to 110 कहते हैं, जो कि नॉर्मल आईक्यू रेंज होती है। और उससे अगर कम आते हैं, जैसे कि हमारे पास अलग अगर हम एक पर्टिकुलर टूल यूज करते हैं तो उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं 70 to 50 ऐसी कैटेगरीज करते हैं या 49 कैटेगरी करते हैं। और कई बार होता है 69 to 50 इज द माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन या माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज कहा जाता है। जैसे 59 to 35 होता है, दैट इज मॉडरेट, और उसके नीचे से 34 to 20 दैट इज द severe, and below 20 is the profound intellectual disability or the IQ. So इस बेसिस पे भी हम कर सकते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट जो है होता है हमारी जो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग होती है। फंक्शनिंग क्या क्या है हमारे इंटेलिजेंस की, दैट इज रीजनिंग, लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो उसके ऊपर होता है। साथ साथ में ये हमारा एकेडमिक पार्ट हुआ, लेकिन साथ साथ में हमारी जो डेली वर्क होता है या डेली टास्क जो होता है, दैट इज एवरीडे सोशल वर्क, एवरीडे टास्क फॉर द इंडिविजुअल सोशल वर्क होता है, प्रैक्टिकल स्किल्स होती है, इन सब में क्या होता है हैम्पर हो जाता है। तो उसको हम कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। सो नेक्स्ट इज द स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। सो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी जो होती है हम देखते हैं, पहले इसको हम लर्निंग डिसेबिलिटी कहते थे, अब हम स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं। कई बार लर्निंग डिफिकल्टी भी कहा जाता है और कई बार लर्निंग डिसऑर्डर्स भी कहा जाता है। ऐसे अलग अलग टर्म्स यूज किए जाते हैं, हर एक टर्म्स का अपना खुद का मीनिंग है।
तो पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, फिर हम आगे चलते हैं इन तीनों टर्म्स को एक्सप्लेन करने के लिए। Specific learning disabilities means a heterogeneous group of conditions, means there are so many types of specific learning disability are there. So wherein there is a deficit in the process of language, first one is that language, we can say that is dysphagia, spoken or written, मतलब वहाँ पे अगर written language होता है, spoken होता है तो अलग अलग है। अगर spoken language problems तो हम dysphagia कह सकते हैं। इससे पहले जो हमने aphasia देखा, that is one type of specific learning disability। हम 5 टाइप के learning disability देखते हैं, उसमें से एक आता है। So written, that may be manifest itself as a difficulty to comprehend, speak, read, write, spell, or do the mathematical calculation, and include such conditions as perceptual disabilities, dyslexia related to reading, that is dysgraphia related to writing, dyscalculia, that is related to mathematical calculation, dyspraxia, that is the coordination of the movements, and developmental aphasia, which is acquisition of a language। जैसे हमने इससे पहले हमने यहाँ पे developmental aphasia का है, हमने aphasia देखा, so means the acquiring and inability to produce and understand the produce speech or language। so ये categories हम यहाँ पे देख 5 categories हम देखते हैं जहाँ पे specific learning disability को हम देखते हैं। तो यहाँ पे specific learning disability और learning disability में ये अंतर या difficulty में ये अंतर कह सकते हैं। so learning difficulties any of them, मतलब मान लो कि अगर मुझे loss of vision है, loss of hearing है, और उसकी वजह से अगर learning में problem आता है तो मैं उसको learning difficulties कह सकता हूँ कि because of the particular condition, because of the retardation, because of the hearing impairment, because of the visual impairment, मैं क्या है learning नहीं कर पा रहा हूँ, so that will be the learning difficulty or learning disability। लेकिन specific learning disability that is specific to the particular area of academic, मतलब एक particular area ऐसा है जिसकी loss की वजह से जिसका कंडीशन है, उस कंडीशन की वजह से हम पर्टिकुलर एरिया के ऊपर फोकस नहीं कर पाते। तो हमारे पास और डिसऑर्डर्स भी होती है, लर्निंग डिसऑर्डर बिकॉज ऑफ एनी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर व्हिच अफेक्ट योर प्रोसेस ऑफ लर्निंग प्रोसेस, और उस प्रोसेस की वजह से आप अगर लर्न नहीं कर पाते तो भी उसको हम लर्निंग डिसऑर्डर्स बोल सकते हैं। सो नेक्स्ट वन इज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो बेसिकली देखा जाए तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को भी हम स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर स्पेक्ट्रम कहा जाता है। सो वी हैव द 5 कैटेगरीज अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। सो 5 कैटेगरीज आर डिफरेंट, सो सीवियर टू माइल्डर फॉर्म ऑफ ऑटिज्म। So autism spectrum disorder means a neurodevelopmental condition typically, so that is appearing in the first 3 years of the life, that significantly affect the particular areas that are the communication, understand the relationship and relate to others, and frequently associated with the unusual and retrospective ritual of the behaviors। तो 3 कैटेगरी हमारे पास है। फर्स्ट वन इज द कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स, सेकंड वन इज द अंडरस्टैंडिंग द रिलेशंस एंड रिलेट टू अदर्स, एंड थर्ड वन इज द associated with unusual and stereotype behaviors or the rituals। ऐसा है। तो इन 3 कैटेगरी को हम जो देखते हैं जो बच्चों में हमें दिखाई देती है, और उन कैटेगरी को हम कह सकते हैं दैट इज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। मींस जनरली ऑटिज्म जो होता है 2.5 साल से 3 साल तक क्या है आ सकता है, तो हम देख सकते हैं। और इट इज आल्सो इट इज न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन और न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। सो नेक्स्ट वन वी हैव द मेंटल इलनेस। सो जनरली हमने इससे पहले देखा था कि बहुत बार जिन लोगों ने बीएड या एमएड मेंटल रिटार्डेशन या डिप्लोमा मेंटल रिटार्डेशन में किया है या बीएमआर वगैरह है, तो उसमें हम देखते हैं कि वी हैव द वन कंपैरिजन दैट इज एमआर एंड एमआई, दैट इज मेंटल रिटार्डेशन मेंटल इलनेस। ये हम पहले से करते आते हैं। सो हम पहले देखते हैं कि मेंटल इलनेस क्या है, उसके बाद फिर हम कंपैरिजन को इससे हमें कैसे रिलेट करते हैं, क्योंकि डेफिनेशन जो है ये डेफिनेशन भी कहीं ना कहीं उन दोनों को कंपेयर करते हैं। The first part of the definition is explaining the mental illness and the second part is explaining the mental retardation। और वो कह रहा है कि ये कंडीशन होती है तो उसको mental illness नहीं कह सकते हैं। So mental illness means a substantial disorder of thinking, mood and perception, orientation or memory that grossly impairs the judgment, behavior and capacity to recognize the reality or ability to meet the ordinary demands of the lives। मतलब जो डेली लाइफ या डेली लाइफ के जो टास्क होते हैं उसका ऊपर इफेक्ट होता है किस चीज का, हमारी जो थिंकिंग कैपेसिटी होती है, जो हमारा मूड है, जो परसेप्शन है या ओरिएंटेशन है या जो मेमोरी है,
उसका इफेक्ट होता है हमारे किस बिहेवियर पे, उससे रिलेटेड जो बिहेवियर्स होते हैं। जैसे हम थिंकिंग कैपेसिटी है, अगर हम थिंकिंग नहीं कर सकते, मतलब थिंकिंग या मूड या परसेप्शन है, हमारा मूड डिसऑर्डर है समझ मान लो, मीन्स एक बार हम बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं तो बहुत शांत हो जाते हैं, उसकी वजह से या हमारा थिंकिंग प्रोसेस अच्छे से काम नहीं करता, वी कांट मेक द जजमेंट, तो वो भी हो सकता है। और उसके साथ साथ ये सारी चीजें, परसेप्शन जो लिखा है यहाँ पे, दैट इज कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज द रियलिटी और एबिलिटी टू मीट द ऑर्डर डिमांड्स। तो उसके वजह से हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि हमारी लाइफ में क्या चाहिए, या वो जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए। लेकिन ये क्या नहीं है, दैट इज इंपॉर्टेंट, बट डज नॉट इंक्लूड द रिटार्डेशन, मतलब रिटार्डेशन इंक्लूड नहीं होता है। ये यहाँ पे 1995 का जो हमारा पीडब्ल्यूडी एक्ट था, उसके डेफिनेशन यहाँ पे उन्होंने जैसे कोट किए, which is condition of arrested or incomplete development of mind of a person, especially characterized by the subnormality of intelligence। अगर आप 1995 एक्ट उठाते हैं और उसको देखते हैं, तो जो हमारा मेंटल रिटार्डेशन डेफिनेशन दिया है, उसमें से जो मैक्सिमम पोर्शन जो डेफिनेशन का यहाँ पे उन्होंने इंक्लूड किया है। सो अगर रिटार्डेशन होता है, सो दैट इज नॉट द मेंटल इलनेस। और वहां पे अगर माइंड का जो डेवलपमेंट है, अगर वो इनकम्प्लीट है और सब नॉर्मल है, तो उसको हम मेंटल इलनेस नहीं कह सकते। उसका माइंड या उसके माइंड की जो डेवलपमेंट है वो पूरी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद उसकी जो डिफरेंट डिसऑर्डर्स है, जहाँ पे हमने 2-4 एग्जांपल दिए हैं, थिंकिंग, मूड और ये सारी चीजें, उसकी वजह से अगर उसकी जनरल लाइफ में इफेक्ट होता है, तो उसको हम मेंटल इलनेस कह सकते हैं। बिकॉज ऑफ द मेंटल रिटार्डेशन अगर वो ऐसा करता है, तो दैट इज नॉट द मेंटल इलनेस। So next, that is 15 number, that is we have the multiple sclerosis. So multiple sclerosis means inflammatory nervous system disease in which myelin sheath around the axons of the nerve cells of the brain and the spinal cord are damaged, leading to the demyelination and affecting the ability to nerve cells in the brain and the spinal cord to communicate with each other। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कोशिश किया है कि फिगर में दूं। यहाँ पे देखो एक्सॉन्स करके ऐसा लिखा हुआ है, एंड द लास्ट जो सबसे बड़ा दिख रहा है, दीज आर द सेल बॉडी, जो मतलब मेन सेल होता है, और जो डेंड्राइट्स, उसके जो कोशिका निकली है जिसको हम ब्रांचेस कहते हैं, दे आर द डेंड्राइट्स। और ये पूरा जो दोनों के बीच का जो पार्ट होता है, जहाँ पे हम ये नेवी ब्लू कलर में दिख रहे हैं, उसको हम एक्सॉन्स कहते हैं। अगर ये एक्सॉन जो होते हैं, उसके अंदर एक माइलिन शीथ होती है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइप का लिक्विड या थिकनेस थिक होता है, उसको कह सकते हैं। अब वो जो माइलिन शीथ होता है या जो एक्सॉन्स होते हैं, तो ये अभी ये जैसे ये न्यूरॉन्स को कहा है, या नर्व सेल्स मतलब न्यूरॉन्स मतलब जो हमारे ब्रेन में होते हैं उसको। अब वो क्या है, मतलब जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो पीछे होता है वो, और जो हमारा ब्रेन होता है, इसमें उनका डीमाइलिनेशन मतलब जो माइलिन शीथ होती है वो क्रिएट करना बंद हो जाता है, और उसका अफेक्ट होता है कम्युनिकेशन बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड एंड द ब्रेन। अब स्पाइनल कॉर्ड जो हमारा जो पीठ, जो हमारा जो बैक होता है, उस बैक में जितनी भी नर्व्स होती है, 33 होती है, वो सारी नर्व्स को क्या करता है, जितना भी सेंसेशन कम्युनिकेशन करना है, वो सारा क्या कोऑर्डिनेशन वहां से होता है, और बाकी जो होता है ब्रेन से होता है। अब हमारे पास 2 टाइप की नर्वस सिस्टम, अगर नर्वस सिस्टम को हम फर्दर डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऐसे कहा 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास ब्रेन आता है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास जो स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूड हो जाता है। तो उनका कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे बहुत सारे काम करने के लिए। तो उस टाइम पे जब ये कम्युनिकेशन गैप होता है, तो हम उसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहते हैं। अब यहाँ पे जो इन्फ्लेमेटरी नर्वस सिस्टम या इन्फ्लेमेटरी जो कहा जाता है, ये जनरली क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, जो मतलब इम्यूनाइजेशन या इम्यून सिस्टम होता है, वो अपनी ही बॉडी जो सेल्स या टिश्यूज होते हैं उसके ऊपर क्या करता है, अटैक करना शुरू कर देता है। तो आपने देखा होगा कहीं पर भी अगर डैमेज या कहीं पे हमें मार लगती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमें एक पेन या एक जो इन्फ्लेमेटरी या जलन सी होने लगती है। So that is called the multiple sclerosis. So next one is the Parkinson disease. So Parkinson disease is a progressive disease.
Disease of nervous system marked by the tremors, muscular rigidity and slow, imprecise movement, chiefly affecting the middle age and elderly people, associated with the degeneration of the basal ganglia and brain, basal ganglia of the brain and deficiency of the neurotransmitter dopamine. अब यहाँ पे 2-3 वर्ड्स थोड़े से मेडिकल बैकग्राउंड से हैं. तो पहले मैं आपको पार्किंसन डिसीज इज द प्रोग्रेसिव डिसीज. प्रोग्रेसिव मतलब जो कि बाय द टाइम इंक्रीज हो सकता है. आपकी जो कंडीशन होती है वो क्या है, धीरे धीरे इंक्रीज होता है. दूसरा दैट इज इट इज रिलेटेड टू द नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम जैसे मैंने अभी कहा कि हमारे पास जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन से रिलेटेड पार्ट जो होते हैं वो नर्वस सिस्टम में आते हैं. उसको फर्दर हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ऐसे ट्रिमर्स मतलब जो हमारे जर्क्स होते हैं या जो इनवॉलंटरी मूवमेंट्स हम कह सकते हैं, जो कि स्लो या फास्ट हो सकती है. मसल रिजिडिटी मतलब जो कड़क टाइपनेस या जो हम कहते हैं हमारे पास 2 टाइप के मसल्स आते हैं, उसमें से एक रिजिड टाइप मसल्स होती हैं तो उसमें आ सकती है. अंदर स्लोनेस होता है. इम्प्रिसाइज मूवमेंट्स मतलब जो प्रिसाइजनेस होता है या जो हम कह सकते हैं कि यूनिलैटरल और बायलैटरल जो मूवमेंट होते हैं हमारे हैंड्स की, उसके ऊपर क्या करता है, वो अफेक्ट करता है. तो जनरली ये क्या होता है, एक पर्टिकुलर एज रेंज होती है उसमें अफेक्ट करता है. अब डीजनरेशन ऑफ बेसल गैंग्लिया, जहां पे नीचे फिगर देखते हैं तो जिसमें जो पर्पल पार्ट दिख रहा है, दैट इज पर्पल पार्ट इज द बेसल गैंग्लिया ऑफ द ब्रेन. सो तो उसकी एक डीजनरेशन हो जाता है, तो वो उसकी वजह से ये पार्किंसन डिसीज आ सकता है. और दूसरा जो होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स. द न्यूरोट्रांसमीटर इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ लिक्विड जो कि हमारे ब्रेन में होता है और जो मैसेज क्या करता है, पास करता है. जनरली देखा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर्स अलग अलग एक जनरली और एक होता है हमारे ब्रेन के सबसे ऊपर वाले पोर्शन में, जिसको हम सीएफएस कहते हैं, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड. तो जो कि हमारे ब्रेन में जो केमिकल कोई अटैक होता है या जो डैमेज होने वाला होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर जनरली क्या करते हैं, एक सेल से दूसरे सेल तक जो इंफॉर्मेशन पास करनी है उसके लिए हम न्यूरोट्रांसमीटर का यूज करते हैं. अगर इनमें कहीं पे भी बेसल गैंग्लिया है और प्लस उसके साथ साथ न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, पार्किंसन डिसीज हो सकता है. हीमोफिलिया. अब जनरली देखा जाए तो हीमोफिलिया इज अ ब्लड डिसऑर्डर. तो ऐसे बहुत सारे डिसऑर्डर्स, बहुत सारे कंडीशंस ऐसी हैं जो एज ए स्पेशल एजुकेटर उसमें हमें उतना ज्यादा फोकस करेंगे. हम इसको बाद जब किसी डिसेबिलिटी खत्म हो जाएंगे तब हम देखेंगे इसमें हमें क्या करने की आवश्यकताएं हैं. सो हीमोफिलिया इज मींस अ इनहेरिटेबल डिसीज यूजुअली अफेक्टिंग ओनली मेल बट ट्रांसमिटेड बाय द वुमन टू देयर मेल चाइल्ड. जनरली देखा जाए तो इट इज इनहेरिटेबल मतलब मींस जनरली इट इज कैरी फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या हो सकता है, पास हो सकता है. और दूसरा दैट इज लॉस ऑफ इम्पेयरमेंट ऑफ द नॉर्मल क्लोटिंग एबिलिटी ऑफ ब्लड सो दैट द माइनर वाउंड में रिजल्ट इन द फेटल ब्लड. अब इसमें जनरली देखा है मेन प्रॉब्लम क्या होती है, जो हमारा ब्लड होता है उसकी जो थिकनेस होती है तो क्या है, कई बार क्या है तो ज्यादा थिकनेस होती है और कई लोगों में कम थिकनेस होती है. तो अगर मान लो कि अगर छोटी सी भी अगर इंजरी हमें हो जाती है तो उस इंजरी में क्या होता है, हमारा ब्लड फ्लो आता है. तो जैसे ब्लड फ्लो होता है, इंसुलिन ऐसा होता है जो हमारे ब्लड फ्लो को क्या करता है, रोक देता है और वहां पे हमारे ब्लड को सुखा देता है और उसका जो क्लोटिंग एबिलिटी है, उसको जो थिक करने की जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस बढ़ जाती है. लेकिन जिस पर्सन में हीमोफिलिया है उस पर्सन में वो क्लोटिंग एबिलिटी या जो थिकनेस होता है ब्लड का वो करने की प्रोसेस बहुत स्लो होती है या नहीं होती है. तो उसकी वजह से अगर छोटी सी भी इंजरी हो जाती है तो उसमें क्या होता है, फेटल ब्लीडिंग मतलब वहां पे क्या है कि उसकी डेथ होने जैसी ब्लीडिंग हो सकती है, उसको खून बह सकता है. तो ऐसी कंडीशन देखी जाती है. Next one is thalassemia. This is also the group of inherited disorders characterized by the reduced or absent amount of the hemoglobin. जनरली हमारे बॉडी में बहुत जगह पे हीमोग्लोबिन की रिक्वायरमेंट होती है. हम देखते हैं जो हमारे पास वीकनेस आता है या अलग अलग टाइप की जो बीमारी आती है बिकॉज ऑफ द हीमोग्लोबिन. तो इन थैलेसीमिया में भी क्या होता है, हमारे पास हीमोग्लोबिन की कमतरता होती है, उसकी वजह से ये आता है. 91 sickle cell disease means the
hemolytic disorder characterized by the chronic anemia, painful events, and the various complications due to the associated tissues and organ damaged. Hemolytic refers to the destruction of the cells membrane. सेल्स जो मेम्ब्रेन, अभी इससे पहले जो हमने देखा उस सेल में एक मेम्ब्रेन मतलब मेन पार्ट होता है, उसको मेम्ब्रेन्स ऑफ द रेड ब्लड सेल रिजल्टिंग इन द रिलीज ऑफ अ हीमोग्लोबिन। अब जनरली देखा जाए तो हमारे पास जो सिकल सेल डिसीज होता है उसमें एमनिया, जिसको हम एमनीशिया भी कहते हैं कई टाइम पे। सो एमनिया इज व्हाट, मतलब बेसिकली क्या होता है, डिक्रीज इन द टोटल अमाउंट ऑफ द रेड ब्लड सेल काउंट। जो हम देखते हैं आरबीसी हमारे ब्लड में कितनी है, मतलब हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल कितने हैं, तो उसको क्या है कि वो कम हो जाता है। और हीमोग्लोबिन जो है ब्लड में वो भी कम होता है, और उसके साथ साथ जो ब्लड होता है हमारा, वो ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो उसको ऑक्सीजन कैरी करने की जो उसकी एबिलिटी होती है वो भी कम हो जाती है। तो इन तीनों कंडीशन में हम देखते हैं कि उस पर्टिकुलर पर्सन को सिकल सेल डिसीज, मतलब जो हमारे सेल्स होती है उसमें थोड़ा सा सिकनेस आ जाता है। मल्टीपल डिसेबिलिटीज हम देख सकते हैं कि पहले जो मल्टीपल डिसेबिलिटीज था, दैट इज नेशनल ट्रस्ट एक्ट में एक डेफिनेशन इंक्लूड की गई थी। तो उस डेफिनेशन से थोड़ा सा ये इम्प्रोवाइज्ड डेफिनेशन है, जिसमें हम देख सकते हैं मल्टीपल डिसेबिलिटीज इंक्लूड deafness, blindness, which means the condition in which person may have combination of hearing and visual impairments, causing severe communication, developmental and educational problems. So, or multiple disabilities may be include any other two disabilities. उसको भी हम multiple disability कह सकते हैं। And the 21, that is, this is the subject of a provision of a constitution. It will may include any other disability whenever notified by the central government of India. So ऐसे करके हमारे पास 21 disabilities आती हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं 21 disabilities हमारे पास हैं। Thank you so much for this listening patiently. बहुत बहुत धन्यवाद सर। किसी भी पार्टिसिपेट का अगर कोई क्वेश्चन है तो कर सकता है। सर लास्ट स्क्रीन शेयर कर दीजिए। सॉरी, लास्ट स्क्रीन शेयर कीजिए प्लीज। लास्ट स्लाइड। ओके, जस्ट वेट अ मिनट। लास्ट वाली थैंक यू वाली आपको शेयर करनी है। थैंक यू सर। थैंक यू। स्क्रीन दिख रहा है मेरा? थैंक यू वेरी मच। यस सर। ओके, सो आपको कौन सी वाली स्लाइड देखनी है? जिन्होंने बोला था रोली तिवारी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी सर। आपको लास्ट स्लाइड देखनी थी। सर रोली जी लास्ट स्लाइड देख लीजिए। आप बताइए कौन सी स्लाइड, मतलब ये वाली या ये वाली? This is the 24th, this is the 25th, and this is the 26th slide. So we can see that all the disabilities all together in the first slide. Means we have the second slide that is called overall disabilities are shown in one figure. ये भी हो सकता है। मैं अपना स्क्रीन प्रेजेंटिंग स्टॉप कर सकता हूँ अगर किसी को कोई स्क्रीन से नहीं देखना है तो। सो वी कैन डिस्कस ओरली और यू कैन आस्क द क्वेश्चंस और डाउट्स और यू कैन ऐड आल्सो। मींस अगर किसी को कोई अपनी डिसेबिलिटी जैसे हियरिंग इम्पेयरमेंट या विजुअल इम्पेयरमेंट, इसमें अगर किसी को डाउट नहीं है तो
किसी को अगर कोई क्वेश्चन करना है तो सर से पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। This is the last slide. Before the last slide, Ms. Atul Kumar से। सर मुझे क्वेश्चन पूछना था सर। जी बोलिए। एक मुझे मिनट सर, लास्ट स्लाइड देखना है तो मेरा यूट्यूब चैनल है, आप उस पे जो है बराबर वीडियो को डाउनलोड करके फिर आराम से देख सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन करना है तो यहाँ से क्वेश्चन कर लीजिए, बाकी का यूट्यूब चैनल पे जा करके वहाँ पे आप देख सकते हैं। सर जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बताई थी सर, उसमें आपने बताया जी। था कि ग्रुप ऑफ फेयर। सर उस डिसेबिलिटी की समझ में नहीं आया था सर, उसमें किस टाइप के बच्चे आएंगे? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में जी सर। आपने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ऐसा मतलब कुछ इससे पहले पढ़ा है? सर थोड़ा बहुत, हेलो। हाँ सर थोड़ा बहुत पढ़ा है सर। जनरली क्या होता है मसल, मतलब हम यहाँ पे अगर वर्ड्स को देखते हैं, डिस्ट्रॉफी मींस वीकनेस और डिस्टॉर्शन ऐसा कह सकते हैं। एंड द मसल्स, मस्कुलर मींस रिलेटेड टू द मांसपेशी, जो हम कहते हैं अगर वर्ड का मीनिंग देखा जाए तो। जी तो जो सर। हमारी मांसपेशियां जो होते हैं, मैं आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बता सकता हूँ, मतलब बेसिकली वो कहना क्या चाहते हैं। जी सर। हम आपको तो अगर वर्ड को हम डिवाइड करते हैं, सो दैट इज मस्कुलर, दैट इज रिलेटेड टू द मसल, एंड डिस्ट्रॉफी मींस व्हिच इज डिस्टॉर्शन और दुर्विकार, ऐसा अलग अलग वर्ड्स यूज होते हैं। तो उसमें बेसिकली जो प्रॉब्लम्स आती है, अब ये क्या है कि यहाँ पे दिस इज नॉट द सिंगल डिसऑर्डर, उसमें क्या है, दैट इज द हेरिडिटिक जेनेटिक मसल डिसीज, मतलब जो कि हेरिडिटी से पास होती है। इसमें हमारे जितने बॉडी के मसल्स होते हैं, वो मसल्स क्या होते हैं जो हमारी बॉडी मूवमेंट्स के लिए यूज होते हैं। फॉर एन एग्जांपल, हमारे जो थाई मसल्स होते हैं या जो हमारी लोअर थाई होती है उसके जो मसल्स होते हैं, ये हमारे क्या करते हैं, हमें हेल्प करते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करने पे। अगर उन मसल्स में अगर कोई डिस्टॉर्शन होता है या उस मसल में कोई भी डिसीज होता है, तो उसकी वजह से अगर हम मूवमेंट करने की कोशिश करते हैं, सो दैट विल बी द कंसिडर्ड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अगर सिंपल आप जो हमारे साइंटिस्ट थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जो कि व्हीलचेयर बाउंड थे, उनको भी ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाला जो मल्टीपल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी था उनके पास, तो उनको भी हम सर देखें। स्टेफन हॉकिंग्स। जी जी, स्टीफन हॉकिंसन। सो बेसिकली क्या होता है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ जनरली कि हम मसल्स पे देखें। अब यहाँ पे हम अगर कहते हैं दैट इज हेरिडिटी जेनेटिक डिसऑर्डर, मींस देयर इज समथिंग मिसिंग और समथिंग नॉट करेक्ट इन द जीन्स इंफॉर्मेशन। अगर मैं देखता हूँ सिर्फ मेरी मसल खराब हुई है तो इट्स ओके, लेकिन ये मसल का जो वीकनेस है, मसल की जो डिस्ट्रॉफी है, इट इज बिकॉज ऑफ द जीन्स, और जीन्स की जो जीन्स जो है उसकी वजह से। एंड फॉर एन एग्जांपल मैं और एक दे सकता हूँ, जैसे जीन्स की इंफॉर्मेशन मिसिंग या जीन्स का डिस्टॉर्शन कैसे है, या जीन्स जो होते हैं हमारी जो हेरिडिटी कैसे होती है। हम सब लोगों ने डाउन सिंड्रोम को देखा है। डाउन सिंड्रोम का बच्चा हम देखते हैं तो डाउन सिंड्रोम के बच्चे में ये आइडेंटिफाई होता है। डाउन सिंड्रोम के बच्चे हमें देख पाते हैं तो उनकी मसल्स जो है थोड़ी फ्लैबी टाइप होती है, उनके उसमें ज्यादा क्या है कि मसल्स होती है या होती है। तो और वहीं पे हम सीपी का बच्चा देखते हैं, सेरेब्रल पाल्सी का, तो उनकी मसल थोड़ी सी कड़क टाइप की होती है, जिसको हम मतलब कड़क टाइप मसल और सॉफ्ट टाइप मसल ऐसे अलग अलग वर्ड्स में यूज करते हैं उसको। ओके सर, ओके सर। तो उस बेसिस पे हम देखते हैं कि जो हमारा उसके बेसिस पे, अब देखो यहाँ पे हमारी मसल्स आई, मसल्स जो होती है हमारे जो बोन से अटैच होती है या बोन से रिलेटेड होती है, तो उसमें भी हमारा वीकनेस आ सकता है। तो ऐसा मतलब ये एक लंबा प्रोसेस है। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। So anyone else ask or you can add also, means ऐसा नहीं है कि मैं ही बता रहा हूँ तो मैं ही सब कुछ बता सकता हूँ। Person who has the means my specialization is in intellectual disability, so anyone from the other disability they can add, they can even suggest anything. और किसी का कोई क्वेश्चन?
नो सर। सर आई हैव क्वेश्चन वन। सर जैसे हमने पढ़ा ऑटिज्म के बारे में, तो सर जी। यहाँ पे जो डिस्लेक्सिया है, कैलकुलिया है, डिस्लेक्सिया है, सर ये सब जितनी डिसेबिलिटी है, ये इनको डिसेबिलिटी के अंदर क्यों रखा गया, बाहर क्यों नहीं किया गया सर इसको? सर आपका आवाज ना क्लियर नहीं है उतना। ऑटिज्म का पूछा आपने, उसके बाद मुझे समझ में नहीं आया। ऑटिज्म सर इनका क्वेश्चन ये था क्या है? कि जो लर्निंग डिसेबिलिटीज है, तो वो लर्निंग डिसेबिलिटी की कैटेगरी में क्यों डाला गया है, इनका शायद यही क्वेश्चन था। नहीं सर, जो एक कैलकुलिया है, ग्राफिया है, गणेश जी आपका आवाज नहीं आ रहा है क्लियर। इसको बाहर क्यों रखा गया? सर हम लाइब्रेरी राइट नाउ ना। आपका आवाज नहीं इतना क्लियर नहीं है सर। आप टाइप करिए चैट बॉक्स में। ओके सर, ओके सर। हेलो जी बोलिए। सर, इसका सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? संदीप जी आप कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं? हेलो हेलो। हाँ संदीप जी सर, जी बोलिए। बोलिए, पूछिए। हाँ यस सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। यस, आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन सर। जी प्लीज आस्क। यस यस। What is the main cause of that disease by which the Hopkins was suffered? What are the main cause of that types of disease? स्टीफन हॉकिंसन, उनके पास सर मल्टीपल डिसेबिलिटीज थी। उनके पास देखा जाए तो बहुत सारी, मतलब जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक वन ऑफ द देम ऐसा कह सकते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी जो मसल्स की जो मूवमेंट थी वो उसका मूवमेंट नहीं कर पाते। तो उनके पास मल्टीपल क्लेरोसिस और मल्टीपल डिस्ट्रॉफी, जो मतलब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में मल्टीपल मसल डिस्ट्रॉफी जिसको कहते हैं, वो सारी उनके पास थे स्टीफन हॉकिंसन सर के पास। सो उसकी वजह से उनका जो मूवमेंट्स वगैरह जो था वो एकदम व्हीलचेयर बाउंड थे। और जनरली वो जो अपना काम भी करते थे, जनरली उन्होंने जो अपना लैपटॉप या जो था अपनी जो आई बॉल्स होते हैं उसके बेसिस पे उन्होंने उसको सेट किया था। सो दे कैन यूज देयर लैपटॉप और दे कैन वर्क टू डू द वर्क व्हिच इज रिलेटेड टू द Actually, it means without whole body muscles and the mind muscles are also working, but body Yes, muscles yes. are not working. या सो यू कैन से, मतलब जो अभी देखो हलन, मतलब सिंपल बात है, हमारी मूवमेंट्स के लिए कौन सी मसल, हमारी ब्रेन की मसल या बाकी मसल भी काम आती है, लेकिन मूवमेंट्स इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे क्या है कि जो हमारे लेग्स, हमारे जो फीट्स होते हैं या हाथ होते हैं, उनकी मसल्स हमें यूजफुल करनी चाहिए, लेकिन वो मसल नहीं काम करती है। Okay, sir. Thank you. Thank you. So we have next question, that is Sajia Shaukat, that is the sir, how I feel the feedback and can live. Okay. Shyam Sundar Chaudhary sir, type of autism. So type of autism is means we can say, so we have the 5 type of autism. अगर हम देखते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो हमारे पास 5 टाइप में हम देखते हैं। रेड सिंड्रोम है हमारे पास, ऑटिज्म एक टाइप आता है, हमारे पास एस्पर्जर सिंड्रोम आता है, साथ में हमारे पास पीडीडी, दैट इज परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर, अदरवाइज नॉट स्पेसिफाइड, ऐसा एक आता है, और हमारे पास सीडी, दैट इज चाइल्ड इंटीग्रेटिव डिसऑर्डर। ऐसे 5 टाइप के ऑटिज्म हमारे पास आते हैं जो कि हम देखते हैं। सो उसमें हम अगर माइल्ड टू मॉडरेट भी देखते हैं, हमारे पास एस्पर्जर सिंड्रोम जो होता है, सो दैट इज द माइल्डर फॉर्म ऑफ ऑटिज्म, मतलब जो सबसे जिनको कहा जाता है कि सबसे माइल्ड फॉर्म होता है ऐसे। नेक्स्ट है साइकोलॉजिस्ट द हैंडीकैप टेम्पररी होता है या परमानेंट होता है? सर इट्स डिपेंड ऑन द सोशल सिचुएशंस। हैंडीकैप टेम्पररी होता है या परमानेंट होता है। अगर मैं अब देखता हूँ कि हमारे पास हम बहुत सारे लोग हेयरिंग इम्पेयरमेंट
संदीप कुमार सर, आप अपना माइक बंद कर दीजिए। हाँ सर। सर एक साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट का क्वेश्चन है कि सर हैंडीकैप टेम्पोररी होता है या फिर परमानेंट होता है? लगता है नेटवर्क के कारण से हमारे वक्ता हैं, हमारे सर हैं। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रहा है। हाँ, अभी तक नहीं आ रही। ओके ओके ओके, मैं माइक मतलब स्विच ऑफ, मतलब ऑफ हो गया था। सो अगर हैंडीकैपनेस, इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी, इन तीनों वर्ड को अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ये तीनों वर्ड जो है हम इतने कॉन्शियसली यूज नहीं करते। कॉन्शियसली मतलब कि हमें देखना है कि एक, मैं अगर मान लो हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, विजुअल इम्पेयरमेंट है, अगर किसी एक स्टूडेंट को मैं हेयरिंग इम्पेयर्ड कह रहा हूँ तो वो कौन सी सिचुएशन में है। अब यहाँ पे वो इम्पेयर्ड तो है, लेकिन इम्पेयरमेंट की वजह से अगर उसकी डिसेबिलिटी नहीं है, he or she is doing all his individual tasks, तो उस कंडीशन में वो डिसेबल नहीं है। और अगर किसी सोसाइटी में जाता है, सोसाइटी या एनवायरनमेंट में जाता है, और वो सोसाइटी और एनवायरनमेंट में उसका जो पार्टिसिपेशन है और उसका जो टास्क होता है वहां पे, वो टास्क में उसको कोई भी लिमिटेशन नहीं है, सो ही इज नो मोर हैंडीकैप इन दैट सिचुएशन। तो हैंडीकैपनेस क्या है? इट इज, अगर देखा जाए तो वो इट इज सोशल कंडीशन, मतलब सोसाइटी ने जो क्रिएट किया गया है, वो होता है वहां पे। इट इज नॉट कि हमारी डिसेबिलिटी की वजह से है। अगर मान लो एग्जांपल मैं देता हूँ तीनों कंडीशन का, कि मेरे पैर में फ्रैक्चर होता है, ठीक है, लेकिन पैर में फ्रैक्चर होता है तो उसकी वजह से मैं इम्पेयर्ड हूँ। अब इम्पेयरमेंट है और उस इम्पेयरमेंट को मैं लेके पूरे अपने घर को मैंने एक्सेसिबल बनाया है, मैं अपने पूरे घर में मूव कर सकता हूँ, तो मैं वहां पे क्या है, डिसेबल नहीं हूँ। मैं अपने खुद के काम पूरे कर पा रहा हूँ, मैं अपने घर में खाना खा रहा हूँ, या मैं अपने जो भी बेसिक एक्टिविटी थे अपने घर में कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो घर है वो डिसेबल फ्रेंडली है। लेकिन मैं जैसे ही घर से बाहर आता हूँ और वहां पे देखता हूँ कि मेरे पास मेरा जो कॉलेज, मेरा जो क्लासरूम है, उसमें मैं नहीं जा पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ माई लेग, तो वहां पे वो हैंडीकैपनेस आया। अब ये हैंडीकैपनेस किसकी वजह से आया? बिकॉज ऑफ द सोशल सिचुएशन, एनवायरमेंटल सिचुएशन, तो वो होता है। ठीक है सर, क्लियर है साइकोलॉजी सर? सो हम उसको परमानेंट या टेम्पररी नहीं कह सकते हैं कि मैं कोई भी सिचुएशन में भी हैंडीकैप हो सकता हूँ, आप भी हैंडीकैपनेस हो सकते हैं। उस सिचुएशन क्लियर हो जाती है तो उसके बेसिस पे वो नहीं हो सकता है। So we have the next session, next question, that is any difference between autism and autism spectrum disorder? हाँ, श्याम सुंदर चौधरी सर, यहाँ पे हम देखते हैं तो autism is the one type of a category of a autism spectrum disorder. Autism spectrum disorder, that is the spectrum, मतलब spectrum मतलब जाला जैसा या उसको बड़ा सा कहा जाता है, तो उसके अंदर एक कैटेगरी आती है that is autism। जैसे मैंने 5 कैटेगरी बताई, ऑटिज्म वन ऑफ द कैटेगरी, सेकंड परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर ऑदरवाइज नॉट स्पेसिफाइड, रेट सिंड्रोम, सीडीडी एंड एस्पर्जर सिंड्रोम। ये 5 कैटेगरी आती है जो कि ऑटिज्म के अंदर आती है, ऑटिज्म के बाहर नहीं आती। सो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का एक प्रकार आता है। सर, कैन वी से द इम्पेयरमेंट कैन कॉज द हैंडीकैपनेस एंड हैंडीकैपनेस कैन कॉज द डिसेबिलिटी? सर थोड़ा सा साजिया से शोकावर, थोड़ा सा हमारा सीक्वेंस आगे पीछे हुआ है। द इम्पेयरमेंट जो होता है, इम्पेयरमेंट की वजह से डिसेबिलिटी आ जाती है पहले, कि हम डिसेबिलिटी क्या है, दैट इज बिकॉज ऑफ द इंडिविजुअल टास्क हम अगर कोई नहीं कर पाते, सो दैट इज कॉल्ड, दैट इज कंसिडर्ड एज द डिसेबिलिटी। अगर हम सोसाइटल और एनवायरमेंटल जो लिमिटेशंस होती है उसकी वजह से हम कोई सोसाइटी और लिमिटेशन के जो टास्क होते हैं वो अगर हमारे डिसेबिलिटी या इंपेयरमेंट की वजह से नहीं कर पाते, तो उस टाइम हम कह सकते हैं कि हम वहां पे हैंडीकैप हैं। कई बार ऐसा होता है कि फॉर एन एग्जांपल मैं देता हूं, देयर इज नो इंपेयरमेंट, देयर इज नो डिसेबिलिटी, तो वी आर हैंडीकैप, मतलब हम इंपेयरमेंट भी नहीं हो सकती है, डिसेबिलिटी भी नहीं हो सकती है, लेकिन कई बार हो सकता है कि हम हैंडीकैपनेस हो सकती है बिकॉज ऑफ द सोसाइटल इश्यूज, ऐसा हो सकता है। धन्यवाद सर।
और किसी को कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच श्याम सुंदर चौधरी एंड थैंक यू सो मच साजिया शोकाव। और किसी को कोई डाउट हो तो, कैन अ पर्सन बी हैंडीकैप विदाउट एनी डिसेबिलिटी? यस, मैं एग्जांपल देके आपको बता सकता हूँ। अतुल कुमार, मींस वी कैन से हैंडीकैपनेस कैसे आती है। अब हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूँ कि फॉर एन एग्जांपल कि मेरी उंगली में लगा, ठीक है। अब और मेरा जॉब क्या है, ओरल ट्रांसमीटर का या मेडिएटर का है। अब मेरे उंगली में थोड़ा सा मार्क लगा है और उसमें मुझे लिखने के लिए नहीं आएगा, लेकिन मैं जब ऑफिस जाता हूं तो मेरा ऑफिस का काम है एज अ ओरेटर, और मैं क्या करता हूं, ट्रांसलेशन का काम करता हूं, ओरल ट्रांसलेशन, मेडिएटर का काम करता हूं। तो उसमें क्या है कि मतलब मेरे जो इंडिविजुअल टास्क, सॉरी जो हैंडीकैपनेस होता है वो मेरे कहीं पे भी नहीं आया, क्योंकि मैं क्या काम करता हूं, ओरल का। हाँ, लेकिन जैसे क्या होता है, मेरे उंगली में लगा है और मैं उस उंगली को साइड में रख के मैं सारे जो इंडिविजुअल टास्क होते हैं वो पूरे कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं टीचर हूँ और क्लास में जाते हुए मुझे उससे पढ़ाना नहीं आता है, मतलब मैं बोर्ड पे बोर्ड वर्क नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे लिखना कंपलसरी है एज ए मैथ्स टीचर। तो मैं उस टाइम पे क्या हूँ, डिसेबल नहीं हूँ, लेकिन मैं हैंडीकैप हूँ। इट्स क्लियर सर? ओके, थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ओके, और किसी को कोई डाउट है, क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू साजी अशोकावत जी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज का यह कार्यक्रम बहुत यूजफुल रहा। आज का यह कार्यक्रम ITM इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन महाराजगंज के तत्वाधान में हो रहा था। वहाँ के प्रिंसिपल प्राचार्य इस कार्यक्रम के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। धन्यवाद चंदन सर। हेलो, हाँ, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ, क्लियर है आवाज। ओके सर, थैंक यू। आज ये समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास पुनर्वास एवं दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र CRC लखनऊ एवं हमारे इंस्टीट्यूट ITM इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन चेहरी महाराजगंज के तत्वाधान में हो रहे आयोजित कार्यक्रम जो हो रहे हैं, इसमें उपस्थित हमारे सभी आज के मुख्य अतिथि के रूप में हम मान लें कि हमारे आज के बीच में श्री रमेश पांडे सर, जो डायरेक्टर CRC लखनऊ, हमारे एक तरफ से हमारे मार्गदर्शक श्री संतोष कुमार सर, और श्री हमारे मित्र के तरफ मानने वाले और हमारे मार्गदर्शक श्री चंदन कुमार सिंह सर, और सबसे विशेष आभार करेंगे कि इतने बिजी शेड्यूल में आज के हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर धनंजय देशमुख सर का मैं विशेष आभार व्यक्त करूंगा कि जिन्होंने हमारे बीच आके और अपना दिया, और हमारे जो भी प्रतिभागी हैं उनको RPWD एक्ट, जो कि एक स्पेशल के क्षेत्र में बहुत अच्छा ही अधिकार अधिनियम है, जिसके बारे में अभी तक के जो भी डिप्लोमा सत्र के बच्चे हैं जिन्हें अभी नहीं पता है कि RPWD एक्ट क्या है, उसके बारे में बड़ा डीपली समझाने का प्रयास किया, जहां तक सभी प्रतिभागियों का फीडबैक भी पॉजिटिव रहा। और सबसे विशेष आभार व्यक्त करूंगा हम अपने CRC लखनऊ के डायरेक्टर श्री रमेश पांडे सर का, कि हमारे संस्थान को उस योग्य समझे कि अपने संस्थान के अधीन, अपने संस्थान के सानिध्य में लेते हुए और हमारे प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया और अपने साथ इंक्लूड कर का बहुत एक अच्छा है, जिसमें हमारे सहनंद सिंह सर जी का बड़ा आभार है, हमारे संतोष सर जी का बहुत आभार है। इस बीच में उपस्थित आदरणीय रहे हमारे गुरुदेव डॉक्टर विजय वर्मा सर, जो कि डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं,
हमारे शिक्षा के क्षेत्र में हमें इन्होंने बहुत मार्गदर्शक दिखाया और बहुत हमें आगे चलने के लिए प्रफुल्लित किया। इसके लिए मैं विशेष आभार दूंगा डॉक्टर विजय वर्मा सर को। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सीआरसी के लेक्चरर श्री नागेश पांडे सर का भी मैं विशेष आभार दूंगा कि इस कार्यक्रम में अपने कीमती समय को देते हुए हमारे आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर धनंजय देशमुख सर का वक्तव्यों को सुनना और समझा। और मैं उम्मीद करता हूं चंदन सिंह सर कि आज के कार्यक्रम में हमारे किसी बिजी शेड्यूल की वजह से लग रहा है कि रमेश पांडे सर का आशीर्वाद हमें ना मिला, लेकिन हमारे मैसेज को उनके द्वारा उनके माध्यम पहुंचाया जाए कि आगे भी ITM इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एक बहुत पिछड़ा हुआ जिला है जहां अभी विशेष शिक्षा के क्षेत्र में बहुत लोग जागरूक नहीं है। लेकिन जहां तक कि प्रयास है कि ITM इंस्टीट्यूट आज विगत 5 वर्षों से विशेष शिक्षा के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाता आ रहा है। और अगर आप सभी CRC और हमारे जो भी विशेषज्ञ हैं उनका अगर सानिध्य रहा तो मेरा भी पूरा प्रयास है कि इस क्षेत्र को, इस एरिया को, इस जिला को विशेष शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देते हुए आगे बढ़ाया जाए। और आज के इस वेबिनार से बाकी हमारे यहाँ की काफी छात्राएं भी जुड़े थे, जिनका पर्सनली मुझे मैसेज भी आ रहा है कि आज का जो भी वेबिनार रहा बहुत यूजफुल रहा। इसके लिए मैं विशेष आभार व्यक्त करूंगा चंदन सर का। और बहुत कम समय है, समय के अनुसार देखा जाए तो हम लोग काफी विलम्ब हो चुके हैं। और आप सभी प्रतिभागियों का, जो कि हमारे काफी जूनियर भी रह चुके हैं शकुंतला यूनिवर्सिटी से, और मेरे यहाँ के छात्र छात्राएं, सबको मैं विशेष आभार दूंगा कि आप लोग ने अहम समय देकर और हमारे मुख्य वक्ता को सुना, समझा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी केवल एक सर्टिफिकेट के माध्यम से ना है वेबिनार अटेंड करें, चूंकि वेबिनार अटेंड करने का मेन उद्देश्य आप लोग रखें कि हम कितना उसके बारे में समझ सकते हैं और कितना उसके बारे में हम अपने समाज में पिछड़े हुए बच्चे, जो दिव्यांग बच्चे हैं, जिन्हें दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाता है, उनके एक गार्जियन के रूप में हम उनका सहयोग करें। तभी जाके एक तरफ से हम समझेंगे कि हमारे जो बीच में विशेष शिक्षक हैं या विशेष प्रशिक्षु हैं, वो अपना जो योग्य डिग्री धारक हैं वो उसका यूज कर पा रहे हैं। इसी के साथ मैं फिर से अपने संस्थान के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर SR पांडे सर और CRC डायरेक्टर डॉक्टर रमेश पांडे सर और श्री संतोष कुमार सर और डॉक्टर धनंजय देशमुख सर मुख्य वक्ता, और आज के हमारे कार्यक्रम समन्वयक श्री चंदन सिंह सर का मैं विशेष आभार व्यक्त करते हुए मैं अपने बात को यहीं, अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बिफोर कंक्लूडिंग दिस सेशन, जैसे हम देखते हैं कि हमने 21 डिसेबिलिटी देखी, लेकिन एज अ स्पेशल एजुकेटर कई बार हमें ये क्वेश्चन आता है या हमें ये प्रश्न हमारे मन में निर्माण होता है कि जो हमारे पास जो क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें हमने मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसन डिसीज या ब्लड डिसऑर्डर जो है हेमीप्लीजिया, थैलेसीमिया या सिकल सेल डिसीज, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो ये जो क्वेश्चन हमारे मन में हमेशा आता है, उस क्वेश्चन के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो हम सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसके हमें क्या है कि हमारे पास जितने मैक्सिमम हो सके उसको हम जैसे हम देखते हैं बाकी जो डिसेबिलिटीज हैं, जैसे विजुअल इंपेयरमेंट है, हेयरिंग इंपेयरमेंट है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है, इन लोगों को हमें इंस्ट्रक्शनल अडेप्टेशंस, मतलब जो हमारी हम जो अध्यापन करते हैं उस अध्यापन प्रक्रिया में हमें क्या करता है, कुछ ना कुछ बदलाव लाने पड़ते हैं। वैसे ही बाकी जो डिसेबिलिटी उनके लिए हम फिजिकल अरेंजमेंट्स करते हैं या फिजिकल अरेंजमेंट करके हम उनको क्लास में इंक्लूड करना चाहते हैं। तो इन डिसेबिलिटी के लिए भी हमें थोड़ा सा क्या है कि हमारा जो स्कूल कॉलेज जो भी एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करना पड़ेगा। साथ साथ में हमें इन लोगों के, जैसे हमने एक डिसेबिलिटी में कहा कि जहाँ पे कि ब्लड का जो क्लॉटनेस या ब्लड का जो थिकनेस होता है वो नहीं होता है, उसकी वजह से मतलब डेथ होने के चांसेस होते हैं। तो उस टाइम पे हम वहाँ पे फर्स्ट एड किट जो होता है हमारा, जो फर्स्ट एड किट जिसको कहा जाता है कि जहाँ पे प्राथमिक उपचार प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वो प्राथमिक उपचार का भी हम कर सकते हैं। और जो अदर फैसिलिटीज जो कि हम बाकी डिसेबिलिटी देते हैं, वो डिसेबिलिटी दे के इनको हम क्लास में इंक्लूड कर सकते हैं। इसी कंक्लूजन के साथ मैं अपना यहाँ पे वक्तव्य संपूर्ण करता हूँ। और साथ साथ में मैं आज के कार्यक्रम के जो पैट्रॉन्स थे, स्मिता जैन मैडम, साथ साथ में रमेश
पांडे सर, डायरेक्टर जो है CRC लखनऊ के, साथ साथ में कोऑर्डिनेटर संतोष कुमार सर और चंदन सिंह सर हैं इनके, साथ साथ में ये जो प्रोग्राम जिनके साथ हो रहा है दैट इज ITM इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन के जो मेन लेक्चरर हमारे साथ है दैट इज अवनीश कुमार मिश्रा, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे बुलाया यहाँ। थैंक यू सो मच सर। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। जी। अमित सिंह जी बोलिए। अमित सिंह जी बोलिए। फॉर्म पुनः एक बार भेज दीजिए, मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, भर नहीं पा रहे हैं सर। हाँ अमित जी बोलिए। सर फीडबैक फॉर्म पुनः एक बार भेज दें। फीडबैक लिंक चाहिए उनको फिर से। जी, फीडबैक लिंक अभी भी डाला है, आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं धन्यवाद देता हूं ITM की तरफ से श्री अवनीश जी का भी कि उन्होंने अपना समय देते हुए और हमको उस योग्य समझते हुए हमसे संयुक्त रूप से उन्होंने कहा कि एक वेबिनार होना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको उस योग्य समझा। मैं धन्यवाद थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय श्रीमती स्मिता जयवंत, निदेशिका पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान नई दिल्ली का। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं CRC लखनऊ के यशस्वी आदरणीय श्री रमेश पांडे सर जी का। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर धनंजय देशमुख सर जी का। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सभी सहभागियों का कि जिनके द्वारा इस कार्यक्रम को पूर्ण रूप दिया गया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें फीडबैक सर लिंक शेयर कर दिया गया है। ओके ओके, फिर से मैं कर देता हूं। एक बार फिर से कर दें। टोटल कितना हो रहा है? आप सभी पार्टिसिपेट जो है लेफ्ट हो सकते हैं। आज